हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन और नेक्स्ट लेक्चर वीडियो ऑफ गैसीय स्टेट। और आज के लेक्चर वीडियो में हम लोग डिफरेंट गैस लॉज की बात करने वाले हैं, राइट। बैरोमीटर, मैनोमीटर क्या होता है, इनके सारी बातें हम लोग पिछले वीडियोस में आप डिस्कस कर चुके हैं। और अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना रखा है गैसीय स्टेट के नाम से, वहां पे जाके अभी वीडियोस देख सकते हैं, राइट। सो फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखो, आज का फर्स्ट जो गैस लॉज है वो है बॉयल्स लॉ। व्हाट इज बॉयल्स लॉ? अब अगर बॉयल्स लॉ, ये सब गैस लॉज पढ़े, इन सब की सारे से डेफिनेशन याद रखें। उससे पहले मैं चाहता हूं आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। ये क्या होता है? आइडियल गैस इक्वेशन। प्रेशर होता है प्रेशर ऑफ गैस, वी होता है वॉल्यूम ऑफ गैस, एन होता है मोल्स ऑफ गैस, आर गैस कांस्टेंट होता है, टी क्या होता है? टेम्परेचर ऑफ गैस, राइट। सो देखो, बॉयल्स लॉ ने क्या बोला, हम लोग सारे के सारे लॉज इस पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से याद रखेंगे, क्योंकि वरना डेफिनेशन से याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसने क्या बोला कि अगर तुम, बॉयल्स लॉ ने बोला कि अगर तुम फॉर ए फिक्स अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब अगर उसने ऐसा बोल दिया फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, इसका मतलब क्या हो गया? मोल क्या हो गया? कांस्टेंट, के मतलब कांस्टेंट, और उसने टेम्परेचर भी कांस्टेंट बोल दिया। उसने क्या बोल दिया? टेम्परेचर भी कांस्टेंट। तो अब सोचो, जब पीवी इक्वल्स टू एनआरटी की हम लोग अगर बात करते हैं और यहां पे अगर हम लोग मोल्स को कांस्टेंट कर दे, टेम्परेचर को कांस्टेंट, आर हमेशा से कांस्टेंट होता है, तो बताओ पीवी इक्वल्स टू क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया क्या? क्योंकि देखो, अगर मोल्स कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब फिक्स वैल्यू हो गई, आर की फिक्स वैल्यू होती है, टेम्परेचर की फिक्स वैल्यू हो गई, तो पीवी का मल्टीप्लिकेशन हमेशा से कांस्टेंट आएगा ही आएगा। यही बॉयल्स लॉ है। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है कि फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, pressure of that gas is inversely proportional to volume of that particular gas। ये सच बात है, क्योंकि अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल तभी तो पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट आया कि नहीं आया। चलो, तो क्या पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मान लो पहली सिचुएशन है, दूसरी सिचुएशन है, यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ पे वॉल्यूम V1 है, यहाँ पे प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है। तो क्या हम लोग यहाँ पे ऐसा नहीं लिख सकते P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2? क्या ये बात लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, राइट। क्योंकि यही पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट इसने दे रखा है, यही होता है बॉयल्स लॉ। बात समझ में आया क्या? अब अगर कहीं भी तुम्हें ऐसा दे दिया जाए, कहीं भी तुम्हें दे दी जाए टेम्परेचर इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो तुम्हें मोल कांस्टेंट, तुम्हें समझ जाना है कि ये बॉयल्स लॉ की बात कर रहा है, ठीक है। जब ये हम लोगों ने क्लियर कर लिया तो इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। और आगे देखो, जो कुछ कर्व्स रहते हैं ना, कुछ ग्राफ्स रहते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इन सब लॉज पे ना देखो, ग्राफ ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे सवाल आते हैं ग्राफ से, कि अगर ग्राफ्स अपने समझ में आ गए तो अपना काम बन गया, ठीक है। तो देखो, ग्राफ्स क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग, देखो मैं कुछ कुछ आपको बता देता हूं, फिर हम लोग ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ग्राफ तुम्हें पूछ ले जाएगा, पी वर्सेज वी का ग्राफ बनाना हो। सेकंड ग्राफ मान लो तुम्हें पूछ लेगा पी वर्सेज 1/v का ग्राफ बनाना हो। मान लो थर्ड ग्राफ, पहले तुम खुद से ट्राई करो, फिर हम लोग साथ डिस्कस करते हैं। पीवी वर्सेज वी का ग्राफ पूछ लिया जाए। फोर्थ ग्राफ मान लो तुम्हें पीवी वर्सेज पी का ग्राफ पूछ लीजिए, ग्राफ अपने को मान लो बनाने हो, ठीक है। तो देखो, ग्राफ बनाना सबसे आसान है। यहाँ पे देखो, समझना सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमें पी और पी वर्सेज वी का ग्राफ बनाना है। ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है, ठीक है। और हमें कांस्टेंट में रिलेशन क्या पता है? हमें रिलेशन पता है पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब देखो, ग्राफ कैसे बनाना होता है, हमें एक्स वाई में रिलेशन निकालना होता है। बाकी सब आसान है। कि देखो, वॉल्यूम आ रहा है एक्स एक्सिस, मतलब एक्स को एक्स मान सकते हैं और पी को क्या मान सकते हैं? वाई। तो ये कुछ ऐसा नहीं बन गया एक्स वाई इक्वल्स टू कांस्टेंट। भाई, वॉल्यूम क्या एक्स एक्सिस पे, तो इसलिए एक्स मान लिया। प्रेशर क्या वाई एक्सिस पे, तो वाई मान लिया। अब एक्स वाई इक्वल्स टू कांस्टेंट, और हमें पता है एक्स वाई इक्वल्स टू कांस्टेंट हो तो वो किसका ग्राफ होता है? हाइपरबोला का ग्राफ होता है। ग्राफ ऐसा बनेगा। बात समझ में आ रही है? तो देखो, P वर्सेस V का ग्राफ ऐसे बनेगा, हाइपरबोला की तरह। ऐसा बोल सकते हैं कि जब P की वैल्यू बढ़ेगी तो V की वैल्यू कम होगी, V की वैल्यू कम होगी तो P की वैल्यू बढ़ेगी। ऐसा हम लोग देख सकते हैं। गॉट इट? और इसे हाइपरबोला ग्राफ बोलते हैं। जो ये ग्राफ होता है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसे हम आइसोथर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे बोलते हैं आइसोथर्मल। चलो, अगर ये बात समझ भाई, तो नेक्स्ट ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। P वर्सेस 1/v। हमें फिर से पता है भाई, यहाँ पे हमें इतना पता है PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो P क्या हो जाएगा? K/1/v। और P क्या है यहाँ पे? Y एक्सिस पे, तो Y। और 1/v क्या है यहाँ पे? ध्यान रखना, इस बार 1/v x है, तो ये K/x मिल गया। तो ऐसा नहीं बन रखा y इक्वल्स टू mx। y इक्वल्स टू mx किसकी ग्राफ होता है? स्ट्रेट लाइन का।
जो ओरिजिन से निकल रहा हो स्ट्रेट लाइन, और इसका जो ये थीटा है, तो टेन थीटा स्लोप है, उसी की वैल्यू क्या है के। और अगर के पूछ लिया जाए तो देखो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, इससे हमने के माना था क्योंकि कांस्टेंट है ना, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं एनआरटी इक्वल्स टू के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हम लोग बहुत बेसिक से लेके बहुत हाई लेवल पे जा रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज का बहुत ध्यान से देना। क्योंकि अगर एनआरटी में से मोल्स दे दे, तो मैं आर की वैल्यू पता है, तो मैं टेम्परेचर निकालना हो तो हम के की वैल्यू से निकाल सकते हैं। ठीक है, तीसरा ग्राफ देखो, ये हमारा फर्स्ट था। तीसरा ग्राफ देखो जहां पे क्या बोल रखा है अपने को, पीवी वर्सेस वी का। तो पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है जब मैं वॉल्यूम की कोई वैल्यू ले लूं, प्रेशर की कोई वैल्यू ले लूं, पीवी तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब मैं कुछ वैल्यू रखूंगा, पीवी का जो ग्राफ आएगा वो तो कांस्टेंट ही आएगा। तो देखो पीवी वर्सेस वी में पीवी का ग्राफ आया था ऐसे कांस्टेंट। सेम पीवी वर्सेस पी लें तो हमें अगेन फिर से पता है पीवी इक्वल्स टू क्या होता है, कांस्टेंट। तो इसका ग्राफ भी क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। और ये कांस्टेंट की जो वैल्यू क्या रहेगी, अगर मैं वैल्यू पूछूं तो मैं कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहेगी, ये रहेगी एनआरटी। ध्यान रखना, गैस ऑफ मोल्स आर गैस कांस्टेंट टेम्परेचर रखना है केल्विन के अंदर, ये वैल्यू रहेगी एनआरटी की, कांस्टेंट की। क्या ये बात समझ में आई क्या? अगर ये बात समझ में आई तो हम लोग नेक्स्ट ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगेन अगर तुम्हें नेक्स्ट ग्राफ पूछ लिया जाए, नेक्स्ट ग्राफ मान लेते हैं तुम्हें इस बार पूछ लिया जाए log p वर्सेस log v। इस बार log का ग्राफ पूछ लिया गया, तो हमें तो बस इतना पता है, भी ज्यादा कुछ नहीं पता, बस हमें इतना पता है कि pv इक्वल्स टू कांस्टेंट रिलेशन होता है। लेकिन हमें तो log p log v चाहिए, इसलिए हम दोनों तरफ से log ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, log pv इक्वल्स टू log k। log a इंटू b का फॉर्मूला क्या होता है, log a प्लस log b। तो log p प्लस log v इक्वल्स टू log k। अब log p हमको इधर देखो ये क्या बन गया, log p को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y, क्योंकि यही तो y है अपना। हम लोग log p को क्या लिख सकते हैं, log p अपना क्या हो गया y, log v क्या हो गया अपना x। तो देखो y प्लस एक्स इक्वल्स टू log k कांस्टेंट हो गया समथिंग। तो देखो इक्वेशन क्या बनी, x, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू log k माइनस एक्स। और इक्वेशन क्या होती है स्ट्रेट लाइन की, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे m की वैल्यू क्या आ रही है, -1, मतलब स्लोप क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। और अगर x की वैल्यू 0 रखें तो कौन y क्या आ रहा है, c मतलब कांस्टेंट आ रहा है। तो यहाँ पे देखो log v की वैल्यू 0 रखो तो log p की वैल्यू क्या आएगी, log k, और स्लोप क्या है नेगेटिव। तो ये ग्राफ समथिंग कुछ ऐसा आएगा। और इसकी अगर स्लोप पूछी जाए तो क्या हो जाएगा, -1। और तुम्हें अगर ये वैल्यू पूछी जाए तो ध्यान से देखो, ये वैल्यू कांस्टेंट ही तो है। जब log v की वैल्यू 0 रखो भाई, ये 0, ये जब ये 0 हो जाएगा तो log p की वैल्यू क्या आ जाएगी, log k। तो ये कांस्टेंट क्या है, ये जो कंपोनेंट है ये क्या हो जाएगा, log k। गॉट इट? क्या ये बात समझ में आई? अगर ये समझ में आई तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ गया, अपना काम बन जाएगा इसे अगर आप पूछे जाते हैं और हम सवाल कर पाएंगे। ठीक है, अब तुम्हारे सामने एक सवाल है, वो सवाल तुम्हें सबसे पहले पॉज करके खुद से ट्राई करना है, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें P वर्सेस V में कुछ कर्व्स दे रखे हैं, P वर्सेस V के ग्राफ बना रखे हैं और कुछ कर्व्स तुम्हें इस तरीके से दे रखे हैं। ठीक है, और ये सारे आइसोथर्मल्स है, क्योंकि भाई PV का कर्व ऐसे आ रहा है तो मतलब सारे क्या आइसोथर्मल का मतलब क्या हो गया, सब में टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। और तुम्हें बताना है ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है। तुम्हें T1 T2 T3 का ऑर्डर बताना है कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। चलो पॉज करके ट्राई करो। ठीक है, तो आपने ट्राई किया होगा, फटाफट हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे ही ऐसे कोई कर्व आए, जैसे ही ये चीजें ग्राफ ऐसा कुछ पूछे तो हमें पता है भाई PV इक्वल्स टू एनआरटी होता है। ठीक है, और अब देखो हमें टेम्परेचर का कंपैरिजन करना है, एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है। ठीक है, टेम्परेचर का अगर हमें अब देखो हर एक मान T3 वाले में पूरे ग्राफ में T3 कांस्टेंट है, T2 वाले में T2 कांस्टेंट, T1 वाले में T1 कांस्टेंट है। लेकिन अगर हमें मान लो ये कंपेयर करना हो तो हम लोग अभी क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से देखो कि जैसे ऐसा कोई सवाल पूछे तो तुम P और V में से किसी को कांस्टेंट कर दो। मतलब मान लो कि तुम ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच लो ऐसे, तो यहां पे हम लोगों ने मान लो वॉल्यूम कुछ भी रहा होगा, वॉल्यूम को फिक्स कर दिया, वॉल्यूम को फिक्स कर दिया। देखो T1 ग्राफ के अकॉर्डिंग सेम वॉल्यूम पे प्रेशर क्या है, मान लो यह है P1, और T2 ग्राफ के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा प्रेशर, यह आ जाएगा P2, और इसके लिए T3 ग्राफ के लिए क्या आ जाएगा प्रेशर
P3 आ जाएगा। क्या तुम P1 P2 P3 में कंपैरिजन कर सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि P3 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1, ये कंपैरिजन हम लोग कर सकते हैं। गॉट इट? ये कंपैरिजन हम लोग आसानी से कर सकते हैं। क्या आप देखो कि जब हम लोगों ने वॉल्यूम फिक्स कर दिया तो यहां से प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया किसके? टेम्परेचर के। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया टेम्परेचर के। इसका मतलब P3 P2 P1 है, तो मतलब T3 सबसे ज्यादा, फिर T2, फिर T1, कि T3 सबसे ज्यादा होगा, फिर T2 होगा, फिर T1 होगा। गॉट इट? क्या ये बात समझ में आई? अगर ये बात समझ में आई तो फटाफट देखो यहां से हम लोग बता सकते हैं T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। ठीक है, चलो नेक्स्ट लॉ की बात करते हैं। ये तो था अपना बॉयल्स लॉ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अपना चार्ल्स लॉ। अब देखो चार्ल्स, जैसे ही सेम बॉयल्स लॉ था, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट था, यहां पे इसने क्या बोलते तुम प्रेशर कांस्टेंट कर दो। चार्ल्स लॉ में क्या बोला कि मोल्स एंड प्रेशर को क्या कर दो? कांस्टेंट। हमें पता है देखो PV इक्वल्स टू nRT, कि जब हम लोगों ने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, मोल्स कांस्टेंट कर दिया, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया टेम्परेचर के। यही स्टेटमेंट था चार्ल्स लॉ का कि फॉर ए कांस्टेंट मोल्स for a fixed amount of gas pressure at constant pressure volume of a gas is directly proportional to the temperature, volume is directly proportional to the temperature। क्या ये बात समझ में आई क्या? चलो, तो इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि V by T equals to constant। अगर ये हम लोगों ने बोल दिया तो हम लोग क्या ऐसा बोल सकते हैं किसी भी दो सिचुएशन के लिए V1 by T1 equals to V2 by T2। क्या ये बात बोल सकते हैं? डेफिनेटली हम लोग ये बात बोल सकते हैं। ठीक है, V1 by T1 equals to V2 by T2। अगेन ये चार्ल्स लॉ था कि चार्ल्स लॉ का सेम अगर स्टेटमेंट मैं फिर से बोल रहा हूं कि फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट ए कांस्टेंट प्रेशर एट ए कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ दैट गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ये बात हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, और अगर अभी हमें फिर से अगेन ग्राफ्स बनाने हो तो इस बार मैं तुम्हें फिर से 3-4 ग्राफ्स दे रहा हूं, ट्राई करो बनाने का। बनते तो अगर कुछ डाउट आते हैं फिर हम दोबारा सॉल्व करेंगे। चलो, पहला ग्राफ अपने को बनाना है V वर्सेस T का, लेकिन हमें तो क्या पता है? हमें तो ये पता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T, मतलब V by T इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये अपने को पता है। तो इसे क्या लिख सकते हैं? V इक्वल्स टू K इंटू T। V क्या हो जाएगा अपना Y एक्सिस पे, Y क्या हो जाएगा M, और T क्या हो जाएगा अपना X। तो इक्वेशन क्या बन गई? Y इक्वल्स टू MX। और ये किसकी इक्वेशन होती है तुम्हें पता है बहुत पहले से? क्या ये इक्वेशन होती है? स्ट्रेट लाइन। तो इसकी अब जो ओरिजिन से निकलती है, तो ये देखो ये स्ट्रेट लाइन आ गई, और इसके अगर टेंजेंट तुम्हें पूछे ये थीटा, टेन थीटा क्या होता है? स्लोप। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा? के। बात समझ में आ रहा है? तो ये पहला ग्राफ हो गया। दूसरा अगर तुम्हें ऐसा पूछा जाए अगेन सेम V by T वर्सेस, यहाँ पे V by T वर्सेस V हो या T हो, तो हमें सीधी सी बात पता है कि V by T क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो ये क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा, और इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? K। बात समझ में आया? तो ये तो बहुत आसान है जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जैसे लॉग वाला ग्राफ हम लोगों ने देखा था, वैसे हम लोग ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से। नेक्स्ट ग्राफ तुम्हें बनाना है log V वर्सेस log T। खुद से ट्राई करो फिर बताता हूं। नेक्स्ट ग्राफ बनाना है अपने को log V वर्सेस log T। तो देखो जब हमें log V वर्सेस log T ग्राफ बनाना, तो लेकिन हमारे पास सिर्फ ये रिलेशन है V by T इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो अगर हम दोनों तरफ log लेंगे तो log V by T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ बच्चों? log K। तो log A by V का फॉर्मूला क्या होता है? log A माइनस log B। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? log V माइनस log T इक्वल्स टू log K। अब log V क्या है? Y इक्वल्स टू log K कॉन्स्टेंट है मान लो, प्लस ये इधर ले जाओगे तो ये C बन जाएगा, X बन जाएगा सॉरी। तो ये क्या बन गया? Y इक्वल्स टू MX प्लस C। और ये तो अगेन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, लेकिन x 0 रखोगे तो y की वैल्यू आएगी K। तो इस बार ये स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन ये यहां से स्टार्ट होगा, और ये अगर ये कंपोनेंट तुम्हें पूछा जाए तो ये क्या हो जाएगा? K। K नहीं मतलब इसे कांस्टेंट बोल सकते हो, और इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? log K। क्या बात समझ में आई क्या? चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, तो ये अगर चीज हमें समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट देखो एक ग्राफ और इंपॉर्टेंट है, ग्राफ में तुम्हें बताता हूं जो बहुत जगह तुम्हें मतलब बहुत कम जगह मिलता है।
लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए, क्या पता सवाल में कुछ भी पूछ लिया जाए। तो इस बार हमें ग्राफ बनाना है V वर्सेस T का, लेकिन जो इस बार टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में है, पिछली बार केल्विन में था, अब डिग्री सेल्सियस में। तो हमें तो पता है कि y इक्वल्स टू KT होता है, y इक्वल्स टू mx होता है। ठीक है, ये ग्राफ हमें फिर से लगता है कि भाई ये स्ट्रेट लाइन यहां से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखो जो y इक्वल्स टू KT होता है, यहाँ पे टेम्परेचर किस में होता है, केल्विन में। डिग्री सेल्सियस में कैसे लिखेंगे, v इक्वल्स टू K T प्लस 273। इस बार ये ग्राफ बनना चाहिए। ठीक है, तो अब ये देखो ग्राफ कैसे आ रहा है, तो y इक्वल्स टू K x प्लस 273, ये ग्राफ ऐसा है। तो x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू समथिंग कुछ आएगी, 0 नहीं आएगी। तो ये ग्राफ देखो कुछ ऐसे स्टार्ट होगा, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसका रीजन भी बताऊंगा मैं। ये ग्राफ कुछ यहां से स्टार्ट होगा और ये देखो ये डॉट 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 मिल रहा होगा, और जो 0 किस पॉइंट पे हो रहा होगा, 0 उस पॉइंट पे होगा जहां पे टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, -273 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि हमें पता है कि जब PV इक्वल्स टू एनआरटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, PV इक्वल्स टू एनआरटी में टेम्परेचर किस में आता है, केल्विन में आता है, ना कि डिग्री सेल्सियस में। तो जब अपने को T0 करना है, T0 मतलब केल्विन में 0 करना है, मतलब अगर डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इसे 0 करना है, तो बताओ T डिग्री सेल्सियस में क्या आना चाहिए, -273 डिग्री सेल्सियस, तब जाके 0 हो पाएगा। इसलिए ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ। क्या बात समझ में आई क्या? चलो नेक्स्ट, ये अपना चार्ल्स लॉ हो गया। नेक्स्ट होता है गैलू-सैक्स लॉ, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है। बाकी चीजें तुम्हें देखो समझ में आ गई होंगी, बस ये थोड़े ग्राफ्स हैं, जो दो देख लिए तो ये बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए समझना। इसे तुम लोग 2x की स्पीड से भी देख सकते हो, बस इतना समझ लो गैलू-सैक्स लॉ में होता क्या है। गैलू-सैक्स लॉ में क्या बोलते हैं कि अब तक हम लोग सब चीजें कांस्टेंट मान लो, कि सबसे पहले सबसे बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट किया, फिर चार्ल्स लॉ में हम लोगों ने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया। अब देखो, अब हम लोग गैलू-सैक्स लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट कर देंगे। तो ऐसा बोल सकते हैं कि PV इक्वल्स टू nRT है, फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वॉल्यूम कांस्टेंट मोल्स कांस्टेंट, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया T के। क्या बात समझ में आई क्या? प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया टेम्परेचर की। यही स्टेटमेंट होता है कि फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यही होता है गैलू-सैक्स लॉ। तो क्या यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि P1/T1 इक्वल्स टू P2/T2। क्या ये बात हम लोग बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि P1/T1 इक्वल्स टू P2/T2। ठीक है, तब देखो सेम अगेन, अगर हमें देखो ध्यान रखना, अगर वॉल्यूम और मोल कांस्टेंट दे रखे तो P1/T1 इक्वल्स टू P2/T2 हो सकता है। इस पर काफी सारे सवाल भी बनते हैं। ठीक है, और अब देखो अगर अपने को सेम अगर ग्राफ बनाने हो तो देखो ग्राफ कैसे रहेगा। मान लेते हैं पहला ग्राफ अपने को दे रखा P वर्सेस T का, तो हमें पता है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के, तो P इक्वल्स टू KT। बात समझ में आ रहा है, P इक्वल्स टू KT। तो ये क्या बन गया, y इक्वल्स टू अगेन mx। और देखो ये ग्राफ है ना, तुमको समटाइम्स है ना ऐसा देखने को मिलेगा, ऐसे डॉट 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 डॉट। क्यों? क्योंकि 0 केल्विन थोड़ा सा मुश्किल अचीव होता है, क्योंकि 0 केल्विन का मतलब क्या, -273 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ऐसा ग्राफ कुछ बनेगा। तो ये ग्राफ हम लोग बना सकते हैं। अगेन अगर एक ग्राफ, नेक्स्ट एक ग्राफ और बना देता हूं, बाकी तो तुम्हें पता है। अगर log P और log T का ग्राफ हो तो अगेन तुम ये चीज बना सकते हो। हमने पहले भी हम लोग सोल्व कर चुके हैं इसे। कैसे सोल्व कर चुके हैं, देखो हमें पता है कि P/T इक्वल्स टू कांस्टेंट, दोनों तरफ log लोगे तो क्या आ जाएगा, log P माइनस log T इक्वल्स टू log K। ये क्या बन गया, y इक्वल्स टू x प्लस log K। अगेन ये ग्राफ समथिंग कुछ यहां से स्टार्ट हो जाएगा, और ये जो कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, log K। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो सकता है। अब नेक्स्ट में तुम्हें एक सवाल करवा देता हूं, उसके बाद देखो सब चीजें बहुत आसान हो जाएंगी हमारे लिए। मान लेते हैं प्रेशर और तुम्हें टेम्परेचर में ग्राफ दे रखा है। ठीक है, और तुम्हें ऐसे 3 ग्राफ दे रखे हैं, मतलब जो ऐसे ओरिजिन से निकल रहे हैं। तो ऐसा बोल सकते हैं कि भाई सब में वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट से देखो आइसोकोरिक बोलते हैं, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोकोरिक का मतलब क्या होता है, जहां पे वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है।
अगेन तुम्हें वही कंपेयर करना है, V1 V2 और ये V3 को कंपेयर करना है। तो इसे कंपेयर करना है तो फिर हम लोग, हमें पता है भाई कि PV इक्वल्स टू NRT, NR कांस्टेंट है, तो इनमें से किसी एक को कांस्टेंट कर देते हैं। तो बताओ इस बार किसे कांस्टेंट करें? चलो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं इस बार हम प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं, कि हमने प्रेशर को क्या कर दिया, यहाँ पे कांस्टेंट कर दिया। अब इस प्रेशर की वैल्यू के लिए V3 के लिए जो टेम्परेचर है वो मान लेते हैं T3 है, V2 के लिए जो टेम्परेचर है वो मान लेते हैं T2 है, और V1 के लिए जो टेम्परेचर वो मान लेते हैं T1 है। अब देखो हम लोगों ने यहाँ पे प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, तो ऐसा बोल सकते हैं वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा T के, है कि नहीं? वॉल्यूम डायरेक्शन प्रोपोर्शनल हो गया टेम्परेचर के। तब देखो टेम्परेचर किसकी वैल्यू ज्यादा है बताओ, देखो T1 ज्यादा है T2 से और T3 से। तब देखो T1 ज्यादा है तो मतलब V1 भी क्या रहेगा, ज्यादा। तो हम लोग वॉल्यूम क्या कर सकते हैं, V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3। तो ये कुछ लॉस थे, गैस लॉस। अगर इतना समझ में आता है तो अपना काम बन जाएगा, इससे हमारे सवाल गलत नहीं होंगे, अपना काम बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो अब तुम्हें एक सवाल मैं करवा देता हूं, मैं उस सवाल लास्ट एक सवाल कर लेते हैं, उसके बाद तुम बाकी सवाल तुम लोग खुद से डीपीपीज में सवाल करना। बाकी कुछ डाउट है तो मेरे से हम लोग डिस्कस कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो और अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, एक सवाल देखो क्या है, मैं पहले सवाल समझा देता हूं फिर सॉल्व करते हैं। कि भाई एक रूम के अंदर एक सिलेंडर है, ठीक है, एक रूम के अंदर एक सिलेंडर है जिसके अंदर गैसेज है, और स्टार्टिंग में जो प्रेशर दे रखा है पी इनिशियल वो तुम्हें दे रखा है 200 किलो पास्कल। प्रेशर क्या दे रखा है, 200 किलो पास्कल, और इनिशियल टेम्परेचर भी दे रखा है तुम्हें 300 केल्विन। टेम्परेचर क्या दे रखा है, 300 केल्विन। फिर क्या होता है, इस रूम में, जिस रूम में सिलेंडर रखा है वहां पे फायर लग जाती है, आग लग जाती है। आग लगेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, राइट। और जो ये मैक्सिमम प्रेशर जो ये बियर कर सकता है, जो सिलेंडर बियर कर सकता है, वो है 1 मेगा पास्कल। कितना है, 1 मेगा पास्कल, मतलब 10⁶ पास्कल ये प्रेशर जो ये बियर कर सकता है, मतलब ये इतना प्रेशर झेल सकता है। ठीक है, तो हमारा सवाल क्या है, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द टेम्परेचर एट विच सिलेंडर विल बर्स्ट, कि हमें टेम्परेचर बताना जहां पे सिलेंडर फट जाएगा। ठीक है, ये सिचुएशन हमें दे रखी है। ठीक, अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, कि भाई हमें पता है कि तो PV इक्वल्स टू NRT हम लगाते हैं, तो सिलेंडर तो वॉल्यूम तो क्या है, कांस्टेंट है, मोल्स भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है। क्यों, वॉल्यूम सिलेंडर है ना, सिलेंडर होगा तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि P1/T1 इक्वल्स टू P2/T2? क्या ये स्टेटमेंट बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट बोल सकते हो, ध्यान से देखो, स्टार्टिंग में प्रेशर क्या है, हम दो सिचुएशन लेके चलते हैं, जहां पे फट गया और जहां पे अभी इनिशियल कंडीशन है। यहाँ पे प्रेशर क्या दे रखा है, 200 किलो पास्कल, मतलब 200 × 10⁻³ पास्कल डिवाइड बाय T1 कितना दे रखा है, 300 केल्विन इक्वल्स टू P2 क्या दे रखा है, मैक्सिमम प्रेशर, जब मैक्सिमम प्रेशर हो जाएगा तो फट जाएगा, 10⁻6 पास्कल डिवाइड बाई T2 हमें निकालना है। जब इसे सोल्व करते हो 10⁵ ये 10 बचेगा, और जब इसे हम लोग सोल्व करते हैं T2 निकल के आएगा 3000 डिवाइड बाई 2, ये क्या आ गया, 1500 केल्विन। तो 1500 केल्विन टेम्परेचर पे सिलेंडर फट जाएगा। गॉट इट। तो ये क्वेश्चन था, बाकी आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा, और कुछ भी डाउट्स आते हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन थैंक यू सो मच।